ये वक्फ किस चिड़िया का नाम है? वक्फ किस चिड़िया का नाम है ये कोई नहीं जानता था और हम भी नहीं जानते थे। और ऐसा कोई प्रोविजन किसी और धर्म के लिए, किसी और समाज के लिए, किसी और वर्ग के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव, अनलिमिटेड पावर्स। सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में जिस आदमी की संपत्ति वक्फ के सर्वे में जा रही है उसको नोटिस देने का, उसको इन्फॉर्मेशन देने का कोई प्रोविजन ही नहीं। कोई सवाल पूछे इस देश की न्याय तंत्र से, इस देश के जो 2013 में जो पार्लियामेंटेरियंस थे, कि आपने हद कर दी, मतलब जिसे कहते हैं अन्याय की, कि आप किसी को बताओगे भी नहीं कि उसकी संपत्ति वक्फ में जा रही है और उसके ऊपर ऑब्लिगेशन उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करने। ताजमहल को सर 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहाँ पे शहीद चंद्रशेखर ने अपनी शहादत दी, उस पार्क को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को? यस। कानिफनाथ मंदिर को आपने वक्फ संपत्ति, उसको कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति है। माय गुडनेस, यानी ये तो ये हो गया कि आओ जमीन हड़पो, अगर आपको वो मतलब निरस्त होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको जमीन दी जाएगी। नमस्कार, नक्की काय चाललंय या पॉडकास्ट मालिकेमध्ये आज आपल्यासमोर चर्चा करण्याकरता ज्यांना खास निमंत्रित केलंय, दिल्लीहून जे स्वतः इथे आले आहेत, असे आहेत एक तरुण तडफदार वकील विष्णू शंकर जैन। विष्णू शंकर जैन हे नाव तसं आपल्याला अपरिचित नसेल। अनेक ज्याला आपण धर्मविषयक मुद्दे म्हणतो, म्हणजे आपलं वाराणसीचं मंदिर आहे किंवा मथुरेचं मंदिर आहे, त्याचबरोबर इतर अनेक अशा विषयांच्या बाबतीत ज्यात सनातन परंपरेशी जोडलेले विषय आहेत, त्या विषयांच्या संदर्भात न्यायालयीन लढा अतिशय प्रखरपणे, अतिशय बुद्धिमानी आणि तर्क याचा उपयोग करून जे नेहमी लढतायत आणि ज्यांचा विजय पण नेहमी सामान्यपणे होत आलेला आहे, असे आपले आजचे पाहुणे आहेत विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी, मैं जानता हूँ आप मराठी इतनी समझते नहीं है, फिर भी हमारा दर्शक वर्ग काफ़ी महाराष्ट्र का है, तो इसलिए मैंने मराठी में प्रारंभ किया है, मगर आप ज़रूर हिंदी में बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बुलाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये जो वक्फ बिल आया है उसके बारे में जनता को बहुत सारी जानकारी शायद आज नहीं है, आकलन भी नहीं है, और कई लोगों को गुमराह भी किया जा सकता है जब अज्ञान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमने कभी कभी ये नाम सुना है, महाराष्ट्र में एक वक्फ मंत्री हुआ करते हैं, तो मगर ये वक्फ किस चिड़िया का नाम है ये आम जनता जानती नहीं, बहुत ज़्यादा जानती नहीं। तो थोड़ा आप तफसील में बताएंगे व्हाट इज़ वक्फ। सबसे पहले सर आपको प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, आपके साथ पॉडकास्ट शेयर करने का जो अपॉर्चुनिटी दी, तो आपको मैं चरण स्पर्श और प्रणाम कहना चाहता हूँ। और ये आज बहुत ही गंभीर विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो आपके सवाल से शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि वक्फ किस चिड़िया का नाम है ये कोई नहीं जानता था और हम भी नहीं जानते थे। इसकी शुरुआत राम मंदिर के केस से हुई। राम मंदिर का केस एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, जहाँ पे हिंदू समाज के जितने वकील थे या जो रामलला को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इस्लामिक लॉ को पढ़ा, और जो मुस्लिम वकील थे या जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को प्रोजेक्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने के लिए। बड़ी एक स्पेशल स्थिति उत्पन्न हुई। तो उस समय पढ़ते पढ़ते राम मंदिर के केस में एक आर्गुमेंट लिया गया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी मस्जिद के लिए वक्फ होना बहुत जरूरी है। अब वक्फ होता क्या है? वक्फ का मतलब होता है एक परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह। अच्छा, परमानेंट डेडिकेशन, और ये इरिवर्सिबल होता है, व्यक्ति का भी और उस जगह का भी, उस जगह का भी। तो अगर कोई इस्लाम को मानने वाला एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपने जीवन काल में, ये मेरी वाक्य को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति, स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति को अल्लाह को डोनेट करना चाहता है, डेडिकेट करना चाहता है, तो उसे वक्फ कहते हैं। और जब वो वक्फ होती है तो उसका वफनामा बनता है, वफ डीड बनती है, किसने उसको डोनेट किया, डेडिकेट किया अल्लाह को, उसका नाम लिखा जाता है, और उसको मैनेज कौन करेगा उसे कहते हैं मुतवल्ली।
जो उस वफ को मैनेज करेगा, वो मुतवल्ली का नाम मेंशन किया जाता है और वफ दर्ज की जाती है। अब राम मंदिर के केस में बड़ा स्पेशल आर्गुमेंट अराइज हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो है ये वफ है। ये मैं आपको रिकॉर्डेड बात, जो कोर्ट का रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ। ये उनका क्लेम था, दावा था। हाँ, कि बाबरी मस्जिद जो है बाबर ने यहाँ पे वफ बनाई है और ये फरिश्तों के उतरने की जगह है। तो हुआ कि अच्छा, बाबर ने अगर इसको वफ किया था तो वफ डीड दिखाई जाए, क्योंकि वफ डीड होनी ही होनी है जी। जो मैंने आपको अभी बात बताई, ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो जब वफ डीड नहीं है तो एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, वफ बाय यूजर, कि हम इस जगह को पिछले इतने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो हमारे इस्तेमाल करने की वजह से वफ हो गई। तो जब ये सारी चीजें, अभी मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं कि किस चिड़िया का नाम है, तो जब ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी तो फिर लॉ का अध्ययन करना शुरू किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे पहला वफ एक्ट जो आया था वो ब्रिटिश सरकार में आया था, वफ एक्ट 1913। ओके। उसके बाद वफ एक्ट 1923 आया। और अगर इन दोनों कानूनों का बहुत ही गहनता से अध्ययन करें, और जो मैंने अध्ययन किया और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये दोनों कानून ब्रिटिश सरकार ने उस समय इसलिए बनाए थे कि बहुत जल्दी ये वफ बाय यूजर और गलत ढंग से वफ डिक्लेयर की जा रही थी। तो उसमें प्रावधान ये लाया गया कि कोई आदमी अगर वफ करना चाहता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने अपनी वफ दर्ज कराएगा कि इन पे चेक लग सके। इस प्रावधान से सिर्फ और सिर्फ बड़ा सिंपल प्रोविजन था वफ एक्ट 1923 का। तो वफ की अगर बात की जाए तो वफ का जो इस्लामिक लॉ है, जो मुल्ला का मोहम्मदन लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने माननीय न्यायाधीश हैं जिसको अथॉरिटेटिव मानते हैं, बेली का मोहम्मदन लॉ है जिसको सुप्रीम कोर्ट के हर जगह अथॉरिटेटिव माना जाता है, उन दोनों बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन काल में अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को, अपनी खुद की संपत्ति को अल्लाह को डोनेट करना चाहता है तो उसे एक वैलिड वफ माना जाएगा। जी, ये वफ का कंसेप्ट है। मूल कंसेप्ट केवल इतना ही है। ये जो, और एक बार डेडिकेट हो गई, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकती टू द डोनेटर और टू एनीवन। यही कॉन्सेप्ट है। अब इसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ वो एक अलग विषय है। अभी सवाल ये आता है कि इस विषय पर आपने कहा कि इसके पहले भी कानून आए, तो ये नया कानून जो आ रहा है जिसके बारे में कई लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, संसद की एक समिति उसके बारे में विश्लेषण कर रही है, जगह जगह पर जा रही है, ये कानून क्या है, ये मसला क्या है? अब देखिए एक्चुअली सर हुआ क्या, और ये बात मैं बहुत अथॉरिटी से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि वफ एक्ट 1913-1923 का जो प्रारूप था, जो प्रोविजन था, वो जिस्ट में मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद वफ एक्ट आया, वफ एक्ट 1936 उत्तर प्रदेश, यूपी वफ एक्ट 1936, और उसके बाद स्वतंत्र भारत में सबसे पहला वफ एक्ट आया, वफ एक्ट 1954 जो कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई। उस वफ एक्ट 1954 में राजीव गांधी सरकार ने 1984 में अमेंडमेंट किया, और फिर नरसिम्हा राव सरकार ने आज का जो हम वफ एक्ट देख रहे हैं, वफ एक्ट 1995 वो लाए, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में जाते जाते उस 1995 के एक्ट में अमेंडमेंट किए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, हुआ ये कि जो वफ एक्ट 1923 है और जो वफ एक्ट 1995 है विद 2013 अमेंडमेंट, अगर कोई इन दोनों को कंपेयर करेगा दो हाथ में रख के, तो बहुत बड़ा चेंज है। और चेंज क्या है? पहले वफ एक्ट बना था कि जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को डोनेट करना चाहता है उसको दर्ज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने प्रोविजन बनाया गया था। कालांतर में हुआ ऐसा कि जिसे कहते हैं लॉ में कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। परफेक्ट। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग होना तो लाजमी है। बिल्कुल। अब असीमित अधिकार कैसे दिए गए? वफ एक्ट के कुछ प्रोविजन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चैलेंज के साथ जिम्मेदारी से इस देश के सारे लीगल ल्यूमिनरी और जितने लोग सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक लेके इसको पढ़ें, और ऐसा कोई प्रोविजन किसी और धर्म के लिए, किसी और समाज के लिए, किसी और वर्ग के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव, अनलिमिटेड पावर्स। और वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया जो वफ की कोर डेफिनेशन है, उस कोर डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में कहानी वहां से शुरू होती है जी। वफ एक्ट 1995 ये 2013 में लाया, 1995 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लाई, और वफ की जो कोर डेफिनेशन 2013 में उसी 1995 के एक्ट में और परिवर्तन किए, वो भी मैं बता रहा हूँ।
तो सबसे पहले शुरुआत होती है सेक्शन 3 सब क्लॉज आर से, 3 आर फॉर राजस्थान। इसमें इन्होंने जो वक्फ की कोर डेफिनेशन थी उससे आपने छेड़छाड़ की, और जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन रखी है वो डेफिनेशन उस सेक्शन 3R में नहीं है कि आप अपनी संपत्ति को, और उसके बाद मैं बता देता हूं कि आप अपनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति कर सकते हैं। ये जो कोर प्रिंसिपल था इससे डिविएट कर गए। इसके बाद वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर वक्फ डीड नहीं मिल रही है तो किसी भी संपत्ति को अगर आप यूज कर रहे हैं और कितने साल से यूज कर रहे हैं ये नहीं लिखा गया। अच्छा। 5 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, बस आपने डिक्लेयर कर दिया। कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, तो वो वक्फ बाय यूजर है। और ये सारी बातें अभी मैं इसको आपको उदाहरण से भी जोड़ के बताऊंगा। उदाहरण अभी तुरंत दे देता हूं। बैंगलोर का आपको याद होगा ईदगाह मैदान का केस, जब हिंदू समाज के लोग वहां पे गए कि हमें यहाँ पे गणपति पूजा करनी है, तो वहां पे बोला गया ये तो ईदगाह मैदान है, इसको तो हम मस्जिद के रूप में, ईदगाह के रूप में उपयोग कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, पता नहीं कितने सालों का वहां पे जिक्र किया गया। तो कहा गया डॉक्यूमेंट्स कहां है, तो कहा गया वक्फ बाय यूजर है। राम मंदिर का केस कहा गया कि वक्फ बाय यूजर है, और हजारों उदाहरण है वक्फ बाय यूजर के। आगे बढ़ते हैं प्रोविजंस में, लॉ के प्रोविजंस में, तो सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे होता है, और ये सर्वे हर 10 साल में एक बार होता है जी। सबसे मार्वलस बात यह है, और जितने लोग होंगे वो जानते होंगे कि अगर लैंड एक्विजिशन में कोई सर्वे होता है या किसी की प्रॉपर्टी लैंड एक्विजिशन में जा रही है तो सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन हुआ करता था, और जिसकी प्रॉपर्टी जा रही है उसको बताया जाता था कि भाई आपकी प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर करने वाली, आपको कुछ कहना हो तो आके अपनी बात रख दीजिए, और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन हो जाता था। सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में जिस आदमी की संपत्ति वक्फ के सर्वे में जा रही है उसको नोटिस देने का, उसको इन्फॉर्मेशन देने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, तो किसी की मनमानी चलाने का पूरा रास्ता प्रशस्त कर दिया था, और उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, उसको गजट नोटिफिकेशन किया जाता है सेक्शन 6 में। और इन सारे सर्वे का जो सेक्शन 4, 5 और 6 में होता है इसका खर्चा वहन करती है राज्य सरकार। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि द एक्सपेंस ऑफ द सर्वे विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं यहीं पे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये डायरेक्ट आर्टिकल 27 का मर्डर नहीं है, वायलेशन नहीं है? सही बात है। क्या किसी हिंदू समाज की, क्रिश्चियन की, सिख की या किसी भी और व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे होता है और उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है? सही बात। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा प्रोविजन। पूरी अथॉरिटी के साथ चैलेंज करके कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी मुझे दिखाए। ये तो एक कानूनन डिस्क्रिमिनेशन है, फेस ऑफ इट, बिल्कुल फेस ऑफ इट, कि उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और बड़ी मजेदार बात है, इस सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में जो सर्वे होता था तो बहुत सारी संपत्ति अलग अलग समाज के लोगों की ले ली गई। अब अगर आपने उसको चैलेंज नहीं किया बड़ी मजेदार बात है सर, इसमें आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप उसको 1 साल के अंदर चैलेंज करें वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने, और अगर नहीं चैलेंज किया तो वो फाइनल है सर्वे। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जब आदमी को पता ही नहीं चलेगा तो वो चैलेंज कहां से करेगा? सही बात है। अब दूसरी बात सुनिए, अगर किसी आदमी को भूले भटके पता भी चल गया कि भाई उसकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो गई है, तो बहुत दिन तक ये खेल चला। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस मामले में और एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने, रमेश गोविंद राम का केस है, बड़ा फेमस केस है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो वक्फ का ये सर्वे होगा, ये सर्वे नॉन मुस्लिम्स पे बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों पे बाइंडिंग नहीं होगा। सही। और यही बात काटजू साहब ने 2010 के जजमेंट में कही, फातिमा बेगम के जजमेंट में। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट किया 2013 में, इसको निरस्त कर दिया, और इसको निरस्त कर दिया। मतलब ये शाहबानों का ही पुनरावृत्ति हो गई। एक शाहबानों का लोग बोलते हैं बिल्कुल कि जजमेंट पलटा, अरे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट पलट दिए। सही बात। रमेश गोविंद राम केस और फातिमा बेगम के केस में। और खेल क्या, और शब्दों के साथ हेरफेर क्या की। पहले जो शब्द उसमें यूज था वो था पर्सन इंटरेस्टेड, और उसको बदल के कर दिया पर्सन एग्रीव्ड सेक्शन 6 में। और सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट जजमेंट आ गया है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो नॉन मुस्लिम्स है वो भी इंक्लूड होते हैं और उनको भी वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या कोई सवाल पूछे इस देश की न्याय तंत्र से, इस देश के जो 2013 में जो पार्लियामेंटेरियंस थे, कि आपने हद कर दी, मतलब जिसे कहते हैं अन्याय की, कि आप किसी को बताओगे भी नहीं कि उसकी संपत्ति वक्फ में जा रही है और उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करने का। और वही न्यायमूर्ति जो यूज कर रहे हैं, मतलब वक्फ ट्राइब्यूनल यानी क्या है, उन्हीं लोगों का है। यहाँ कोई निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना तो लगभग नहीं के बराबर है। और बड़ी मजेदार बात, आपने अगर वक्फ ट्राइब्यूनल की बात छेड़ी तो यहाँ पे बता दूं, संविधान में
3 तरह की कोर्ट्स का उल्लेख है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जिसमें लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और किसी कोर्ट का जिक्र नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन बनाया गया आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी में। वो एक्सेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, कि एक पार्लियामेंट में एल चंद्र कुमार के केस के बाद ये धारणा बनी कि ये 3 जो टीयर्स हैं ये बहुत ओवरबर्डन थे, तो बहुत सारे जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं वो वहां पे जाए। तो जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है उसके लिए उसका मतलब सब्जेक्ट्स बनाए गए कि किन किन सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और राज्य सरकार कोर्ट बना सकती है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो मतलब प्रशासनिक सेवा में रहे उनको भी उसमें रख सकती है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, और ये बात मैंने जेपीसी के सामने भी, पार्लियामेंटेरियंस के सामने भी कही इस जेपीसी में, वक्फ ट्राइब्यूनल इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323। इट डजंट हैव एनी जुडिशियल पावर एज सच। आप बना ही नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको न्याय, सर आप ये सोचिए, आज मैं किसी भी व्यक्ति को क्या न्याय करने की जो पावर दे सकता हूं? कैसे दे सकते हैं? तो आपने वक्फ ट्राइब्यूनल का जो गठन किया वो इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कोई बेसिस ही नहीं है। मतलब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिश्रम से, अन्य भी लोग थे जो संविधान बना, उस पूरी प्रक्रिया पर कालीक फेरने जैसा एक काम 2013 में कांग्रेस की सरकार ने किया। अभी जो बिल आ रहा है विष्णु जी, बताइए ना, उसमें क्या क्या ऐसी खूबियां है कि ये जो अन्यायकारक सारे प्रावधान है उसको निरस्त किया जा सके? तो उसमें थोड़े से पहले अन्याय मैं बता देता हूँ, 2-3 चीजें छूट गई। अन्याय की जो श्रृंखला है काफी लंबी है, बताइए। उसके बाद न्याय की जो श्रृंखला है वो आएगी। तो ये मैंने सेक्शन 8 तक आपको बताया, और भी बहुत प्रोविजन है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो शाम बीत जाएगी प्रोविजंस गिनाते गिनाते। पर सबसे ड्रैकोनियन है सेक्शन 40। अब मैंने आपको बताया सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में 10 साल में सर्वे होता है। अब अगर वो भाई साहब भूल गए किसी संपत्ति को इस 10 साल के बीच में अपने सर्वे में लाने का, तो सेक्शन 40 में ओवर एक प्रोविजन बना हुआ है, और उसमें वर्ड जो यूज्ड है वो ये है दैट इफ वक्फ हैज रीजन टू बिलीव, तो वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। क्या बात है! सेक्शन 40 ड्रैकोनियन। और अगर ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति तो उसको भी घोषित कर सकते हैं। तो कल को तो ये कहीं भी जाएंगे, एक आध रेलवे स्टेशन को भी वक्फ संपत्ति कहेंगे, एक आध बस स्टैंड को करेंगे, एक आध मंदिर को तो वो करते ही आए हैं। नहीं कह रहे हैं, हुआ ये जब मैं ये सारी बातें 2018 से जब मैंने छेड़ी, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि विष्णु जी आप जो बातें कर रहे हैं ये एक एकेडमिक डिस्कशन है। अच्छा। इसका कोई जमीन पे उतरते हुए नहीं दिखता है। राम मंदिर का हो गया, वो एक एक्सेप्शन है। शुरुआत हुई, आप जान के हैरान हो जाएंगे, कुछ उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ताजमहल को आज जब हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि ये तेजो महाले है, तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। पर ताजमहल को सर 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि बताइए शाहजहां का जो वक्फनामा है वो जरा दिखाइए। आज तक 2018 के बाद से आज तक केस नहीं लगा। तो ताजमहल को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जहां पे कोई बेगम साहब ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट फरमाया था, उस पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ कर दिया। बेट द्वारका, उन आइलैंड को वक्फ घोषित कर दिया संपत्ति आपने। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां पे शहीद चंद्रशेखर ने अपनी शहादत दी, उस पार्क को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया प्रयागराज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को? यस, इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो कोर्ट देखता रहा? कोर्ट देखता रहा। वहां पे 1861 में चार्टर्ड हाईकोर्ट बना है। और 1861 के चार्टर्ड हाईकोर्ट के एक एरिया को वहां मस्जिद बना दी गई और वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये तो हाईकोर्ट की संपत्ति 1861 से वक्फ कैसे हो सकती है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर निर्णय क्या हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप यहां से मस्जिद हटाइए, वक्फ नहीं हो सकती है। पर फिर से उनको ऑल्टरनेट लैंड दी, जैसे राम मंदिर में ऑल्टरनेट। माय गुडनेस, यानी ये तो ये हो गया कि आओ जमीन हड़पो, अगर आपको वो मतलब निरस्त होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको जमीन दी जाएगी। विष्णु जी, एक बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि वक्फ प्रॉपर्टीज जिस पद्धति से मतलब वक्फ के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, और उस प्रक्रिया में ये तो पानी के अंदर, जैसे बेट द्वारा का आपने उदाहरण दिया, तो वहां भी वो बता रहे कि ये हम यूज कर रहे करके, जहां पर कहीं मतलब कोई प्रेयर वगैरह तो होने का सवाल ही नहीं आता। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, जो लोग द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो वो लोग बेट द्वारका भी जाते हैं, और वहां पे भी कृष्ण भगवान का स्वरूप है, वहां पे भी दर्शन पूजन अर्चन किया जाता है। कालांतर में धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि जो नाव चलाने वाले समाज से लोग आते थे, वहां पे काफी हद तक कब्जा हुआ,
और कब्जा इस हद तक हुआ कि वहाँ पे बोलने लगे कि ये जो दोनों आइलैंड्स हैं ये वक्फ संपत्ति है, और इस पे भी हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि ये कैसे वक्फ संपत्ति हो सकती है जी। तो इस तरह तक की यह बात गई है। अभी आप अगर महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो महाराष्ट्र में जो अहिल्या नगर है जी। उसमें कानिफनाथ मंदिर को आपने वक्फ संपत्ति उस पूरे एरिया अच्छा, को वहाँ मतलब कानिफनाथ जी का पूरा मंदिर ही हड़पने की बात है जी, उसको कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति है। औरंगाबाद का उदाहरण मिलता है नालना रोड का, जहाँ पे बोलते हैं कि ये वक्फ संपत्ति है। जालना रोड का सॉरी, तो उसको बोलते हैं कि वक्फ संपत्ति है। इस तरह से अभी पुणे और साथ ही साथ महाराष्ट्र में काफी इसका 2 डिस्ट्रिक्ट्स के महाराष्ट्र का सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि 1700 संपत्ति वक्फ संपत्ति इन्होंने घोषित कर दी, सिर्फ महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट्स की। तो इसके ऊपर बहुत भीषण इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से संपत्ति घोषित की गई है, और उसका कारण ये होता है इसका ग्राउंड पे कैसे ये चीज उतरती है। बहुत सारे लोग उस चीज के लिए लड़ते ही नहीं है जी। उसका भी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक तरीके का डर है, भीरुता है या उदासीनता है, मतलब जिसने जहाँ के कब्जा कर लिया, हाँ। और कब्जा करके अगर उस संपत्ति पे वहां पे लोग रहने लग गए, वहां पे अगर मज़ारें बना दी गई, वहां पे मस्जिद बना दी गई, तो फिर उसको कोई हटाता नहीं है। फिर उसके लिए आपको ना लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे राम मंदिर केस में 70 साल की लड़ाई न्यायालय में चली। काशी विश्वनाथ के परिसर को बोलते हैं कि ये वक्फ संपत्ति है, जो मस्जिद है तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसको बोलते हैं कि वक्फ संपत्ति है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को बोलते हैं कि वक्फ संपत्ति है। आपकी भोजशाला को बोलते हैं कि वक्फ संपत्ति है। टीले वाली मस्जिद को बोलते हैं कि वक्फ संपत्ति है। लिस्ट और फेरिस्त चलती रहेगी, मतलब दिन और समय खत्म हो जाएगा, पर ये फेरिस्त खत्म नहीं हो सकती। और उन सारी फेरिस्त का जो कोर है, कारण है, वो कारण यही है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब आप इसको अगर फिर से जरा एनालाइज करें तो आपको कानून इतना सा बना था कि आप वक्फ की संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दर्ज कर सकते हैं। 1923 का जैसे एक चैरिटेबल डोनेशन होता है आप अगर, हाँ, जैसे कोई आदमी इंडियन ट्रस्ट एक्ट में अगर अपना डोनेशन दे रहा है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में उसको दर्ज करता है। इतना ही प्रोविजन बना था। उस प्रोविजन को आपने कैसे तोड़ मरोड़ के अपीजमेंट के जरिए आज ये रूप दे दिया, उसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2008 में मामला एक बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा था, और जस्टिस गुलाम मोहम्मद का फैसला है। उन्होंने पैराग्राफ 30 में लिखा है, ये जो लोग बोलते हैं पॉपुलर परसेप्शन में, ये कोई पॉपुलर परसेप्शन नहीं है, जुडिशियल वर्डिक्ट है। उन्होंने, जस्टिस गुलाम मोहम्मद ने पैराग्राफ 30 में कहा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद इस समय वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री, जब वक्फ के पास 3 लाख एकड़ जमीन थी। बाप रे बाप। और ये 2008 के आंकड़े हैं, और 2008 से आज की डेट में अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो 12 लाख एकड़ संपत्ति हो गई है। 3 लाख की 4 गुना बढ़कर 12 लाख एकड़ हो गई। और उसका कारण ये है इन सारी बातों का कि आपने सर्वे किया, और अगर सर्वे में नहीं ले पाए तो आपने सेक्शन 40 में ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप प्रोविजंस को अगर देखेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, एक सेक्शन 28 प्रोविजन है जिसमें वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए डीएम और एसएसपी बाध्य हैं। अच्छा, कोई वो मना नहीं कर सकते? ये नहीं, दे हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। एक पैरेलल गवर्नमेंट का आपने उनको दर्जा दिया। अगर मेरी आपकी संपत्ति कोई कब्जा कर ले, इंक्रोचमेंट, मतलब ये तो संविधान को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर सारा काम हो रहा है, ध्वस्त। और जो लोग आज इस देश में ब्लड बाथ की और ये सारी चीजों की धमकी दे रहे हैं, उनको मेरी बात और ये सारी चीजें सुननी चाहिए कि किस लिए ब्लड बाथ की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि आपने किसी राक्षस को इतना बड़ा कर दिया है। जब आज बोला जा रहा है, जो लोग संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं संविधान से चलो। आर्टिकल, ये देखिए किस तरह की एक दुर्भाग्य है कि और देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कहती है कि हमें आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार दो, हमें समानता का अधिकार दो। ये हमने कैसे संविधान की संरचना की है कि यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमें आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार दो। जी, इसीलिए तो माइनॉरिटी अपीजमेंट वगैरह की चर्चा आई। आप जब बोल रहे थे तब मैंने थोड़ा इंटरनेट पर जाकर ढूंढा, तो महाराष्ट्र के अंदर जिस पद्धति की वक्फ की प्रॉपर्टी है और कितना एरिया वक्फ ने अपने ताबे में, कब्जे में लिया है, मैं थोड़ा आंकड़ा दर्शकों के ज्ञान ग्रहण के लिए बता रहा हूं। जैसे कोकण में कुल मिलाकर 1724 प्रॉपर्टीज है और 2339, ये वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इतनी हेक्टर लैंड है। सबसे अधिक लैंड औरंगाबाद डिवीजन में है, 15,877 ये प्रॉपर्टीज की संख्या है, और लैंड की संख्या है 23,121.10 हेक्टर।
तो ये तो बहुत मतलब जमीन हड़पने का और कब्जा करने का एक दृष्टि से मैं मानता हूं कि भू माफिया टाइप ये सारा काम लग रहा है। मुझे बताइए, अगर ये जमीन ले लेते हैं गैर कानून ढंग से ही सही, वहां पर क्या उपयोग करते हैं? वहां पे या तो मस्जिद बनी होती है, या तो वहां पे मजार बनी होती है, या वहां पे उनका कब्जा होता है। अब जो आज बड़े बड़े इस देश के बैरिस्टर कह रहे हैं, और आज तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कैट इज आउट ऑफ द बैग। ओवैसी साहब ने अभी जेपीसी के माध्यम से स्टेटमेंट दिया है कि इस देश में 1,20,000 ऐसी मस्जिदें हैं जिनका कोई डेटा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये डेटा और डॉक्यूमेंट जो नहीं है, उसका कारण ये है कि सारी जमीनें हड़पी हुई जमीनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वही सो चीहे खा के बिल्ली चली हज को जैसे वही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर कोई किसी ने कब्जा, क्योंकि अगर वक्फ है, देखिए मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ और सारे लोगों को इस मुद्दे को समझना चाहिए। बिल्कुल। इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप वक्फ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति, उसको आप वक्फ करिए। बिल्कुल। पर अब दूसरे की संपत्ति को जो वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं, ये जो अधिकार, ये जो पावर आपको दी गई है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 301 का क्लियर वायलेशन है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, ये तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर जैसे दावा किया उस टाइप का ही हो गया, उस टाइप का है। तो आपके देश को इंटरनली पूरा खोखला करने का ये पूरा एक आपने स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, पर मैं बताना चाहता हूं, इस देश को पूरा खोखला करने का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कांग्रेस गवर्नमेंट बना के गई है। और इसमें मेरे को 2 मिनट और दीजिए, मैं कुछ बातें और रखना चाहता हूं प्लीज। हमारे आपके अगर संपत्ति को कब्जा कर ले तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि आप सिविल कोर्ट जाएंगे और इविक्शन का ऑर्डर लाएंगे। उनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। सेक्शन 54 और 55 में वो खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो। नहीं, अगर उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो वो खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं राज्य प्रशासन को कि आप इसको इविक्ट करिए। दे डोंट हैव टू गो टू द कोर्ट। अच्छा, ये तो एकदम स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल 54-55। ये तो मतलब सरकारी दामाद जैसा हो गया। हद है। अगर वो किसी भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उनको पावर है। अच्छा, ये आपको पावर नहीं होगी कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस के कोई भी रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये पावर दी गई है। इसके बाद सेक्शन 83, 84, 85 में तो वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस्लामिक लॉ का मेंबर रहेगा। इस देश में कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं बनी हुई है जिसमें एक क्राइटेरिया हो कि इनको हिंदू शास्त्र का ज्ञान होगा तब ये जज बनेंगे। इस्लामिक लॉ का क्राइटेरिया उसमें रखा गया है। उसके बाद सेक्शन 89 में अगर आप वक्फ के खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं तो उनको 2 महीने की पहले नोटिस देंगे। उसका अर्थ ये होता है कि वो केस जो आदमी फाइल करने जा रहा होता है कभी केस फाइल ही नहीं कर पाता। हाँ, वो तो असुरक्षित हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। यस। इसके बाद वक्फ के जितने लोग हैं मुतवल्ली और जिनका वक्फ डीड में नाम है, इन सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया सेक्शन 101 में। किसी भी शंकराचार्य, पुजारी, पुरोहित और किसी को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया। सेक्शन 107 में आपके लिए लिमिटेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब आप जब चाहे कोर्ट आ सकते हैं, कोई आपके लिए लिमिटेशन नहीं है। मतलब कांग्रेस ने तो ऐसी स्थिति बनाई कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू रहना पाप है और मुसलमान होना या उनके मार्ग से चलना, इसमें बहुत सारे लाभ है। इस तरीके की एक विडंबना। और 104 में, सेक्शन 104 में जो आदमी मुस्लिम नहीं है वो भी वक्फ कर सकता है। अच्छा, ये बड़ा विचित्र प्रोविजन है। और सेक्शन 108 में जो जब बंटवारा हुआ था देश का, तो जो लोग विभाजित होकर पाकिस्तान से भारत आए, वो लोग जिस प्रॉपर्टी पे काबिज थे वो सारी प्रॉपर्टी केंद्र सरकार की थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत वो सारी संपत्ति राजीव गांधी सरकार ने 1984 में वक्फ बोर्ड को दे दी। और इस समय वो लोग टेनेंट बन के पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। मतलब तश्तरी में डालकर एकदम से दे ही दिया टोटल। तो अब जब ये सारी चर्चा हुई, हम लोग ने इसके लिए काफी जो कर सकते थे, चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे, वो सारे काम किए। एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हमने वहां पे PIL फाइल की आर्टिकल 32 में कि साहब ये कानून बड़ा ड्रैकोनियन है, इसको खत्म किया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस PIL को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में लड़ाई लड़िए। 120 याचिकाएं, 120 याचिकाएं देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया गया। और उसके बाद ये सारा विषय जब सरकार के संज्ञान में आया तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को और पूरी थिंक टैंक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जबरदस्त एक, मैं कहूंगा,
एक पॉलिटिकल जिसे कह सकते हैं या एक लेजिस्लेटिव इंटेंट का परिचय देते हुए इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए। नहीं, आपने इतना सारा वर्णन किया तो ध्यान में आ रहा है कि किस पद्धति से एक विशेषाधिकार वक्फ के नाम से एक समुदाय को देने की बात चलाई गई, वोट बैंक के मोह के कारण ही। और जैसे कि हमने सीएए बिल के बारे में सुना था, उस समय जो आंदोलन चला था कि हम पूरा अधिकार जताएंगे मगर कागज नहीं दिखाएंगे, लगभग यही तरीका वक्फ के बारे में सामने आ रहा है। तो इतनी गंभीर स्थिति को पलटने के लिए जो बिल आया है, जैसे आपने कहा, धन्यवाद भी दिया आपने, थोड़ा इस बिल की विशेषता क्या है वो जरा बताइए ना। देखिए, ये जो बिल आया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो मैंने आपको अभी ड्रैकोनियन प्रोविजंस बताए, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मैंने ड्रैकोनियन प्रोविजंस आपके सामने गिनाए हैं, इसको सबको खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ा धन्यवाद का काम ये है। सेक्शन 40 को टोटली रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 3R में जो डेफिनेशन है वक्फ बाय यूजर की और जो वक्फ की रियल डेफिनेशन है उसको लाया गया है। सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं, ये प्रोविजन लाया गया है। बहुत ही करेजियस, जबरदस्त, बहुत अच्छा बिल आया है। और साथ ही साथ जो वक्फ के लिए गलत वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है उसका पूरा सर्वे होगा। अगर कोई वक्फ संपत्ति घोषित करना चाहता है तो उसके पहले उसके लिए काफी चेक्स और बैलेंस लाए गए हैं। और जिस तरह के ड्रैकोनियन प्रोविजन है, जो इस्लामिक लॉ के मेंबर होने का एक क्राइटेरिया था, उसको रिपील किया गया है। सेक्शन 104 जो मैंने आपके सामने अभी बताया उसको खत्म किया गया है। इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है उसको खत्म किया गया, रिपील किया गया है। तो काफी एक मैं कहूंगा बहुत अच्छा कानून आया है। कुछ उसमें देखिए, दो इस समय देश में थिंक का प्रोसेस चल रहे हैं। एक थिंक प्रोसेस ये कहता है या एक थॉट प्रोसेस ये कहता है कि भाई वक्फ को टोटली रिपील कर देना चाहिए। दूसरा थॉट प्रोसेस है जो ये कहता है कि रिपील नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे थॉट प्रोसेस को बिलोंग करता हूं। जैसे मैं ये मानता हूं कि अगर देखिए, दो तरीके हैं इस समस्या को डील करने के। अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से देखें तो लिस्ट 3 एंट्री 28 में चैरिटेबल का प्रोविजन मिलता है। वक्फ एज अ शब्द संविधान में है ही नहीं जी। तो अगर इसको बहुत ही टेक्निकली देखा जाए तो वक्फ के लिए कोई कानून बन ही नहीं सकता था जी। और एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है उसी को लागू किया जाए, उसके तहत हर आदमी गवर्नड हो। जो आदमी चैरिटी करना चाहता है वो उसमें वहां पे जाके करे। पर मान लीजिए ऐसा नहीं करना चाहते हैं या उस तरह की धारणा नहीं है, तो जो सेकंड सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी बुरा सोल्यूशन नहीं है, उससे भी इक्वली जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो रहा है। अब वो सेकंड सोल्यूशन ये है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं उसको कट कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया। और इसके लिए किसी के पास जेपीसी में जवाब नहीं है सर। जो मैंने आपके सामने डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस बताए, इसके लिए जेपीसी में किसी के सामने जवाब। आप जब जेपीसी के सामने गए वहां पर तो ओवैसी और बाकी सारे बड़े बड़े लोग तो होंगे ही होंगे, बाकी भी होंगे सरकार पक्ष के लोग। तो वो जो इसको बिल को विरोध करने वाले लोग हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था आपके सवाल का? हम प्रेजेंटेशन देने से पहले ही वो वॉकआउट कर गए। अच्छा, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं कहने लायक। और हमारी प्रेजेंटेशन उनको पहले ही मिल चुकी थी। अच्छा, उनको पहले ही हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मेल कर दी गई थी और उनको बकायदा रिसीव हो चुकी थी। और जैसे ही प्रेजेंटेशन का समय आया, 3 बजे समय था, वो 2:45 पे वो सारे लोग चिल्ला चिल्ली मचा के वॉकआउट कर गए। बहरहाल हमने अपनी प्रेजेंटेशन, और इसमें ये उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के लोग भी थे। सब लोग थे, वो भी थे। अच्छा, सब लोग थे। जो हिंदुत्व की दुहाई देते हैं वो भी थे। हमने उनसे मिले भी, उनको बताया भी कि सर ये ऐसी ऐसे प्रोविजन है, पर उनकी अपनी जो भी पॉलिटिकल कंपल्शन है तो वो वहां से उन्होंने वॉकआउट किया। कांग्रेस के साथ जाना है तो जाना भी और चीखना चिल्लाना भी है कि मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। सही बात है। देश को जिस कानून ने खोखला कर दिया है आज आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर हमने जब प्रेजेंटेशन रखी, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ। इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है सर, इसको जरा एनालाइज करिए। नरसिम्हा राव सरकार ने 4 साल के अंतराल में 2 कानून पास किए जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जी और वक्फ एक्ट 1995। अगर कोई इसका जरा सा चिंतन मंथन करे और जरा इसका एनालिसिस करे तो जो नैरेटिव आज देश के बड़े बड़े बैरिस्टर दे रहे हैं उनके नैरेटिव को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो सील हो गया और आप कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते जी। राम मंदिर हो गया, इसके अलावा काशी मथुरा या बाकी मंदिर मुक्ति के अभियान के लिए आप कोर्ट में न्यायालयीन संघर्ष भी नहीं कर सकते। पाबंदी लगा दी। इट शुड बी निप्ड इन द बड, यहीं पे खत्म कर दी। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और उसी गवर्नमेंट ने 4 साल के अंतराल में वक्फ एक्ट 1995 पारित किया
जिसमें आपको पावर है वक्फ संपत्ति घोषित करने की, और अगर कोई उससे एग्रीव्ड हो तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक तरफ आपने एक समाज का पूरा चैनल आवाज उठाने की जो क्षमता थी उसको खत्म कर दिया। तो मुझे बताइए, कल कोई मुस्लिम समाज का अनुयायी अगर किसी मंदिर में जाता है, किसी चर्च में जाता है, किसी और सिनेगॉग में जाता है और वहाँ पर प्रेयर वगैरह करके कुछ घंटों के बाद अगर कह देता है कि चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है पिछले कुछ घंटों से, दिनों से, महीनों से, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो कानून तो देखता रहेगा। कानून देखता रहेगा, कानून उसकी इजाजत दे रहा है, इजाजत दे रहा है, वक्फ एक्ट 1995 उसको मंजूर कर रहा है, इसी चीज की इजाजत दे रहा है। तो हमारे पूजा स्थल भी कभी भी किसी की मर्जी से वक्फ के स्थल बन सकते हैं। मैं एक केस अभी कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का बीजा मंडल का केस। वो क्या है? ग्वालियर के पास मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। उस मंदिर को एएसआई प्रोटेक्टेड मंदिर था, उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, और एएसआई अभी उस पर लड़ रही है। एएसआई लड़ रही है, वहां पे एएसआई के कब्जे में है, और उस जगह को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। कितने ऐसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं जिसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। जी, हमने सुना है कि कोई, मतलब आपने प्रयागराज कोर्ट की भी बात कही, मगर और भी ऐसे सरकारी जो इमारतें हैं उनको भी वक्फ करने की कोशिश। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ पे कल की अवतार होना है, हाँ, जो 10 अवतार में से लास्ट अवतार है जी। संबल का उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बता रहा हूँ। वहां पे संबल यानी उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर एक जिला है संभल, और ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णित है कि जो 10 लास्ट अवतार है वो संभल में होना है कल की अवतार के रूप में। उसके लिए वहां पे मंदिर का निर्माण भी किया गया, हरिहर मंदिर का। उस मंदिर को एएसआई संरक्षण था 1904 से। वहां पे जामी मस्जिद बना दी गई है और उसको भी वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका है। माय गुडनेस, मतलब जिसके सारे प्रमाण है कि ये मंदिर है, ऐतिहासिक है, इसका एक धार्मिक महत्व भी है, वो यकायक एकदम वक्फ की संपत्ति हो गई। तो ऐसे करके हजारों उदाहरण चल रहे हैं, और इन सारे उदाहरण हम लोग बताते रहेंगे। अभी आप देखिए, दिल्ली में 6 मंदिरों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, कर्नाटका में गांव के गांव वक्फ संपत्ति घोषित कर दिए, बिहार में कितनी जगहों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया तब उन 123 प्राइम प्रॉपर्टीज, अरबों रुपए की संपत्ति थी, उसको वापस लाने का काम किया गया है। मुंबई में कितनी जगह है जहां पे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, प्लेटफॉर्म बना दी, प्लेटफॉर्म के ऊपर मजार बना दी गई, वहां पे वक्फ संपत्ति। रेलवे के पट्टियों के बीचों बीच मस्जिदें बनाई और जो रेलवे ट्रैक है वो घूम के जा रहा है, सीधे नहीं जा रहा है। वही और तो वहां पर वक्फ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जस्टिस ऋषिकेश रॉय और अरुण मिश्रा साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी पब्लिक लैंड पे आप धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर है, और उन्होंने सारे हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दिया है कि आप जहां पे अगर पब्लिक लैंड पे अगर कोई ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको रिमूव करें। आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लायंस नहीं हुई है। हमने फोटोग्राफ लगा के, मैं आपको 2 बातें थोड़ा बताना चाहता हूं जी। प्रयागराज में जो कंपनी बाग पार्क है, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, जहां पे उन्होंने शहादत दी, वहां पे 27 मजारें और एक मस्जिद वहां बना दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे जजेस मोस्टली वहां पे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। हमने वहां पे एक याचिका लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ये ऑर्डर है, और कलर्ड फोटोग्राफ लगाई, और ये मजारें यहाँ पे गलत ढंग से बनी, एनक्रोचमेंट है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस देश की हिस्ट्री में पहली बार कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और 27 मजार और एक मस्जिद रातों रात हटा दी गई। क्या बात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में उसको रिमूव किया। ये अभी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ होगा। 2 साल पहले की घटना है। बढ़िया। पर इस बात को दबा दिया गया, इस बात को लाया नहीं गया फोरफ्रंट में। इस देश में आंदोलन शुरू होना चाहिए, और हमने फोटोग्राफ्स दी हैं। मतलब मीडिया भी इस तरीके के समाचारों को छिपा रही है, तो मीडिया भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। सर, रिकॉर्डेड ऑर्डर है कोर्ट का, जस्टिस भंडारी साहब का, और लीगल कंप्लायंस है सरकार की, पर उस बात को दबाया गया। सुप्रीम कोर्ट का रिटन जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, और हमने दिल्ली में याचिका दायर की, और उसमें बताया कि पुल के ऊपर मजार बनाई हुई है। पुल के ऊपर कोई कैसे वहां पे। और ये जितने, मैं अभी जब उत्तराखंड गया था तो वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, मैंने उनको, तो काफी एनक्रोचमेंट चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कहा, विष्णु, जो मैक्सिमम यहाँ पे एनक्रोचमेंट है
ये मैक्सिमम इंक्रोचमेंट, ये सब आर्टिफिशियल ग्रेव्स हैं। आर्टिफिशियल ग्रेव से आपने मजार बना दी, उसके अंदर एक आपको हड्डी का एक अंश भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से कब्जा करा गया, कितनी भारी मात्रा में, मैं रिकॉर्ड बताना चाहता हूं सर आपको, फॉरेस्ट लैंड्स पे कब्जा किया गया मजार बना बना के। बड़ी हैरानी है विष्णु जी, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बयान हमें बता रहे थे, तो पुल के ऊपर अगर मजरे बना रहे हैं तो कल को तो ये स्पीड ब्रेकर होते हैं उसको भी ये कल मजरे बता सकते हैं कि ये मजर है और यहाँ पर हमारी भूमि है और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। कानून से इजाजत दे रहा है, सेक्शन 40 चीख चीख के कह रहा है अगर ये अमेंडमेंट बिल पारित नहीं हुआ तो ये कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। और इसीलिए इस देश में इस तरह की धमकी दी जा रही है। ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि खूनी क्रांति होगी, ब्लड बाथ होगा, संघर्ष होगा, ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी कोर है, जो इस देश को बुरी तरह से कब्जा करके एक समाज को जकड़ने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, हावी करने की कोशिश की जा रही है, उसका कोर और उसकी नब्ज है वक्फ एक्ट 1995। कितना भयानक है ये, मतलब ये सुनकर भी दिल दहलाने वाली बात है ये कि इतना ये भयानक संकट को हमने ही न्योता दिया है हमारे वोट बैंक के मोह वाले राजनेताओं के कारण, जो एक जमाने में इस देश पर राज कर रहे थे। मगर मुझे एक बताइए कि क्या इसमें जो मुसलमान समुदाय में भी तो पसमंदा मुसलमान है, कई सारे गरीब मुसलमान हैं, ये प्रॉपर्टी हड़पने वाले जो भी है कठमुल्ला होंगे, पता नहीं मस्जिदों में जाने वाले या किस पद्धति से नियंत्रण करने वाले होंगे, तो ये अमीर मुसलमानों का ये पूरा षड्यंत्र है, क्या है? देखिए, जो अगर आप इस पे भी सरकार ने काफी काम किया है और जो मौजूदा अमेंडमेंट बिल आया है उसमें उन्होंने सबसे अच्छा बात ये की है कि जो आगा खानी है, जो बोरा समाज के हैं और जो अलग अलग समाज के वर्ग आते हैं उनका भी अलग से बोर्ड बनाया गया है। और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वक्फ बोर्ड के आधार पे, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उस कॉम्पोजिशन को भी चेंज किया गया है। उसमें जो विमेन भागीदारी है उनको भी उसमें भागीदारी ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और आइडिया ये है, इंटेंशन ये है कि किसी को एब्सोल्यूट पावर ना मिले। अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज कराना चाहता है तो वो उसको दर्ज कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो वक्फ बोर्ड की एक दादागिरी, गुंडागर्दी कह लीजिए, एक एब्सोल्यूट पावर चल रही थी, उसको कर्टेल किया जाए और सरकारी चेक्स और बैलेंस के आधार पे ये पूरी व्यवस्था चले। तो मुझे लगता है जो प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल है उसका जो उद्देश्य है, उसका जो ध्येय है वो उस तरफ है। कुछ चीजें रह गई थी, वो हमने जेपीसी के सामने उसको हमने सजेस्ट किया है। पर मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी सवाल रेस किया कि ये इतनी चीजें चलती रही और सब चुप क्यों रहे जी, ये कैसे हो गया जी, मतलब उसका सबसे बड़ा कारण है जो मैं हो सकता है एक्सपीरियंस में, आपने तो सर काफी जीवन अपना देखा है, पर जो मैंने अपनी निगाहों से देखा है, समझा है, कोर्ट के गलियारों में जो मैंने देखा है, उसका सबसे बड़ा मूल कारण है मानसिकता। जैसे ही आप कोई सही बात कहते हैं आपको लेबल कर दिया जाता है, यू आर एंटी मुस्लिम, यू आर कम्युनल, सही, और उस बात को वहीं पे दबा दिया जाता है। बिल्कुल, ये उसका कोर कारण है। मतलब केवल लोग आपको एक कटघरे में खड़ा करेंगे इस भय के कारण, हाँ, इस भीरुता के कारण, इस डरपोक प्रवृत्ति के कारण। मैं मानता हूं कि ये सारा हमने होने दिया एक दृष्टि से, न्याय यंत्रणा ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और वोट बैंक के मोह में फंसे हुए उस समय के जो राजनेता थे उन्होंने तो दिन दहाड़े यहाँ पर इस तरीके से वक्फ के कब्जे में जमीन जाए, देश की संपदा जाए, इसकी पूरी रचना कर दी। और आज वो फिर उसके ऊपर चिल्लाने के लिए हमारी संसद की समिति में मौजूद है। मगर एक मुझे बताइए कि ये जो बिल आएगा, और मैं मानता हूं कि ये तो मंजूर होगा ही होगा, तो उसका पूरे देश के लिए किस पद्धति से लाभ होगा? देखिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। उसमें कुछ चीज़ें हमने जेपीसी के सामने सजेस्ट की हैं। जैसे इस बिल में बहुत अच्छे तक डील किया है कि जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है, आगे से ना हो उसकी कैसे इंक्वायरी होगी। पर इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसे हमें एड्रेस करना है और मिलके इसके ऊपर चिंतन मंथन करना है कि जो संपत्ति, जो 12 लाख एकड़ जमीन है, उसमें कितनी संपत्ति ऑलरेडी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित हो गई, वो वापस कैसे आएगी? वो वापस कैसे आएगी? इसमें कुछ है प्रावधान? उसका इसमें प्रावधान है पर फुल प्रूफ नहीं है। तो उसका हमने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके दिया है जेपीसी के सामने। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी जगह आप सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे जी।
कितने जिलों में सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे? 1,20,000 मस्जिदों का अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो 1,20,000 मस्जिदों के ऊपर केस चलेगा, वो केस तो अनंत काल तक खत्म नहीं होगा। 70 साल लग गए राम मंदिर को डिसाइड होने में, तो आगामी कितने दिन तक ये चीज चलती रहेगी? तो इन सब के ऊपर भी गहन चिंतन और मंथन करना होगा। और सबसे इन सारी चीजों में 2 बातें सर और कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इजाजत दीजिएगा। इन सारी चीजों का एक संविधान में एक अमेंडमेंट आया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 में, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जमाने में नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने मना किया था। सही उन्होंने कहा था कि ये थॉट प्रोसेस आप किसी को थोप नहीं सकते, आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद भी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो शब्द थे उसमें आपने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया। बिल्कुल। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, संविधान की प्रीएम्बल में एंड में लिखा है, वी ऑन दिस 26th day of November 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम भारत के लोग आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं। तो आपने इस देश की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कुछ लोगों ने अगर शपथ खाई 26 नवंबर 1949 को, तो 26 साल बाद जाके उस शपथ को बदल दिया जाए और कहा जाए उसमें 2 शब्द और ऐड कर दो। ये बहुत बड़ा एक हास्यात्मक है। बिल्कुल। और आज जैसे वक्फ के ऊपर डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, ये बात मैं आपके शो पे कह के जा रहा हूं, उस तरह की चिंतन मंथन चर्चा का मौका हमारे समाज को नहीं दिया गया। बिल्कुल। जब 1976 में ये अमेंडमेंट आया था तब पूरा देश जेल में था, इमरजेंसी लागू थी, और उस समय आपने, और आज क्या हो रहा है, आप जब वक्फ की बात करते हैं या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं कोर्ट में, न्यायालय में, कोर्ट के बाहर, तो कहा जाता है ये सेकुलरिज्म का जीता जागता उदाहरण है। और सेकुलरिज्म, इसलिए मैं ये बात लाया हूं, और सेकुलरिज्म इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। तो आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। उसका जो मूल है, इन सारी डिबेट्स का जो मूल है, उस मूल कारण में वो शब्द जो जोड़ा गया है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, उसका मूल कारण वहां से है। उसके ऊपर चिंतन मंथन होना चाहिए और उस शब्द को वहां से हटाने की बात होनी चाहिए। सेकुलरिज्म क्या है? पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? आज तक इसको कभी परिभाषित नहीं किया गया, और उसको आपने, लोगों को आपने सेकुलर बनने के लिए मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर बहुत सारा आकलन हुआ है। मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ये ओवैसी जी ने वहां पर कहा कि 15 मिनट का समय दीजिए, हम देश में क्या कर सकते हैं, मगर पता नहीं उनके इरादे क्या है कि देश को और तहस नहस करने के, या पता नहीं। मगर 15 मिनट में अगर आप जो कह रहे हैं, जो प्रावधान है आज के कानून में, तो कोई भी जमीन भी हड़प सकता है, क्योंकि जो यूसेज है, जो इस्तेमाल की बात है, उसमें कोई समय का प्रावधान तो है नहीं। सर आप ये सोचिए, जब वो ये कह रहे हैं कि भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट वक्फ संपत्ति है। क्या बात करते हैं? यस, भारतीय संसद ये वक्फ की संपत्ति है, क्लेम कर रहे हैं। ये उनका दावा है। ये उनका दावा है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। और कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस जो हैं हम उनको यूज करने की इजाजत देंगे, प्रोवाइडेड वो हमको उसका रेंट दें। माय गुडनेस। दिल्ली एयरपोर्ट को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति। भगवान करे ऐसी नौबत इस देश पर न आए। नहीं, ये नौबत आ चुकी है। अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल इस संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होना अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मुझे यकीन है जो आश्वासन दिया गया है सरकार द्वारा कि इसको पारित किया जाएगा, नहीं निश्चित होगा। पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी, जो अभी आप 15 मिनट की बात कह रहे थे जी, ये 15 मिनट की बात के पीछे जो आ रहा है उसको जरा, उसको भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है जी। मैंने ओवैसी साहब की पार्टी का संविधान निकाला, दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो। उस दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए सर। उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बनी है। ये जो AIMIM है, दिस इज नथिंग बट मुस्लिम लीग पार्ट 2 जी। और ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और ये संविधान और जहां पर धर्म के नाम पर कुछ नहीं करना, ऐसी बात पूरी पार्टी ही धर्म के नाम पे बनी है। जी, जी। और सबसे मजेदार बात क्या है, सबसे हिलेरियस बात क्या है, उन्होंने साथ में एक एफिडेविट लगाया है सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, और कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। पूरी पार्टी ही उसके लिए बनी है। नहीं, ये तो बहुत हास्यास्पद है। तो 15 मिनट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। एक और ये विडंबना है, हमारे संसद के द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाने की ये पूरी दिन दहाड़े एक कोशिश चल रही है। मगर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आज जिस पद्धति से, और इसलिए मेरा अंतिम सवाल आपको है कि इस चुनौती का सामना करना है, अगर हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है,
तो एक होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि जितना सारा देशभक्त समाज है, चाहे किसी भी भगवान की पूजा आप करें, कोई आपत्ति नहीं, मगर अगर आपको देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश को सेफ रखना है, तो क्या हमें एक होने के अलावा और कोई विकल्प है? मैं तो सर ऐसा मानता हूं कि इस समय ये आ गया है कि कौन जैन है, कौन बनिया है, कौन सही। ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, इसको भूल जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज जब बांग्लादेश में मैं सवाल पूछ रहा था अपने बाबूजी से, और ये भी मेरी आत्मा को झंझोड़ता है। मैं आप देखिए, बांग्लादेश में पूरा आंदोलन तो रिजर्वेशन के खिलाफ चल रहा था। सवाल ये पूछना चाहिए कि वहां पे हिंदुओं को क्यों मारा, सही। वहां पे हमारी बहन बेटियों की आबरू क्यों लूटी, सही। वहां पे हमारे इस्कॉन मंदिर को, हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को क्यों तोड़ा, और इस देश के बड़े बड़े सीनियर मोस्ट लॉयर्स जो बड़े बड़े सर्वोच्च पद पे रहे हैं, वो कहते हैं यहां पे रह के कि यहां पे बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। तो इसीलिए नारा बहुत जरूरी है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये आप सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में, अभी यहां पे 20 तारीख को वोटिंग है, तो जिस भी पार्टी को आप वोट दें, पर जो लोग धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, 100% वोटिंग हमारी होनी चाहिए। और सियालकोट का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल। सियालकोट में जो घटना हुई थी, वो घटना आगे ना हो, इसके लिए 100% वोटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि सियालकोट भारत में रहेगा या पाकिस्तान में, इस पर एक जनमत संग्रह हुआ और उसमें 1 लाख से भी अधिक ऐसे लोगों ने जो भारत में आना चाहते थे, तकरीबन सारे हिंदू ही थे, उन्होंने वोट नहीं किया। उसका परिणाम यह हो गया कि हिंदू बहुल होने के बावजूद भी सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो मेरा आपको करबद्ध निवेदन है, एक तो जैन साहब, आप यहाँ समय निकालकर दिल्ली से पधारे और हमारे दर्शकों को सारी बातें आपने बताई। हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका घर, आपकी अपने पसीने से कमाई हुई संपदा, प्रॉपर्टी, आपका खेत, आपकी बिल्डिंग और आपके पूजा घर, ये कल अगर वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होने हैं, तो आपको सोच समझकर अपने वोटिंग के बारे में निर्णय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद. नक्की काय चाललंय यामध्ये मला असं वाटतं की वक्फच्या विषयामध्ये नक्की काय झालंय आणि नक्की काय होऊ शकतं याची कल्पना आपल्याला आली असेल. आपण विष्णू शंकर जैन यांच्याबद्दल आभार व्यक्त करून हा कार्यक्रम इथेच संपूया. धन्यवाद.